हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय नंबर 9। और अध्याय नंबर 9 का नाम है डायरी लिखने की कला। और किस वैकेंसी के संदर्भ में या किस परीक्षा के लिए इसको हम पढ़ रहे हैं? HPSC PGT हिंदी। अभिव्यक्ति और माध्यम के टोटल 16 जो अध्याय हैं वो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं HPSC PGT हिंदी के। और फिर ये अभिव्यक्ति और माध्यम चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आए, इसमें यही 16 अध्याय हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो HPSC PGT हिंदी का पेपर मैंने पिछले सेशन में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें 6-7 क्वेश्चन जो है अभिव्यक्ति और माध्यम के पूछे गए थे। तो मैंने ये अपने लिए नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो आप लोगों के कई कमेंट आने पर मैंने सोचा कि इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा देती हूँ। लेकिन जो HPSC ने पिछली बार हिंदी का एग्ज़ाम लिया था उसमें एक भी प्रश्न देखें तो ऐसा नहीं बचा था जो इन नोट्स से बाहर हो। इस बार की मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ये नोट्स मैंने NCERT की बुक से एक एक लाइन को पढ़कर बनाए हैं। जहाँ पर भी मुझे लगा कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो वहीं से मैंने प्रश्न बनाया। तो अगर आप सभी कोई भी कैंडिडेट मान लो आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है, तो ये सभी वीडियोस के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। फिर उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो मैंने लिख रखा है HPSC PGT 2024 अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अभी बस जल्दी ही आप लोगों को HPSC PG जल्दी ही क्या, कल परसों एक नोटिस आ गया है कि 17 नवंबर को है आप लोगों का जो स्क्रीनिंग है। तो बहुत ही जल्द आपको ये क्लासेस जो है कंप्लीट कर लें। वैसे जो शुरू की 4-5 क्लासेस मैंने डाली, फर्स्ट 4 अध्याय जो हैं उनमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ से प्रश्न पूछने की। तो शुरू के 4-5 अध्याय आप बिल्कुल अच्छे से कर लें। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की डायरी लिखने की कला। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी कैंडिडेट TGT PGT STET या फिर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और वहाँ पर जाकर आप HPSC की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हैं उनकी मैंने लगभग 50 के आसपास वीडियोज़ डाल दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की डायरी लिखने की कला। अब डायरी क्या होती है ये तो आप सब जानते हैं और आप सभी ने डायरी देखा भी होगा। डायरी को आप कोई भी एक बुक ले लें, कोई आप एक कॉपी ले लें। डायरी में क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर डायरियां जो हम खरीद कर लाते हैं दुकान से, तो उसमें पृष्ठ संख्या लिखी होती है 1 2 3 इस तरीके से, और दिनांक हमें डालना पड़ता है। लेकिन यही डायरी आप किसी बुक को लेकर, नोटबुक को लेकर भी डायरी लिख सकते हैं। तो डायरी एक ऐसी विधा है डायरी के लिए, जैसे कि जो भी अगर कोई विधा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध के रूप में लिखी जाती है तो उसे हम डायरी नहीं कह सकते, क्योंकि डायरी के अपने कुछ तत्व होते हैं जो उसमें होने चाहिए, तो वही डायरी कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैम ने यहाँ पर डायरी की परिभाषा क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैंने ये सारे नोट्स NCERT के हिसाब से बनाए हैं। और NCERT में सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है गैल हैमिल्टन की। गैल हैमिल्टन क्या कहते हैं कि डायरी क्या होती है, और HPSC ने इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। जैसे कि आपको ये 2 लाइनें एग्जाम में दे दी जाएंगी और पूछ ले जाएंगी कि ये किसका कथन है। तो गैल हैमिल्टन ने डायरी के बारे में क्या कहा था? किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है, यानी कोई भी किताब जिसके 2 पृष्ठों के बीच लेखक कुछ भी लिखता है, वह लोक की संपत्ता है। मतलब वो किसी एक आदमी की संपत्ता नहीं है। संपत्ता मतलब धन दौलत। जो कुछ वह खुद नहीं डालता है, निजी संपत्ता वह है। मतलब जो कुछ वह डायरी में नहीं लिखता है वह निजी संपत्ता है। बाकी जो कुछ वो डायरी में लिख देता है वह लोक की संपत्ता बन जाती है। तो ये बात कहते हैं गैल हैमिल्टन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1942 और 44 में एक डायरी लिखी गई थी जो काफ़ी चर्चित थी, और NCERT में अभी भी शायद 12th में लगी हुई है ये बुक। एन फ्रैंक की अध्याय नंबर 4 है।
तो एन फ्रैंक की डायरी जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो 1942-44 में लिखी एन फ्रैंक की डायरी नाजियों का अत्याचार और एम्बर्सडर्ड में छुप कर लिखी। ये एन फ्रैंक कौन थे, थोड़ा सा इस डायरी के बारे में बता देती हूँ कि 1942 से 1944 के बीच में यहूदियों और नाजियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की पीड़ा से पीड़ित लड़की वहाँ छुप कर वो एम्बर्सडर्ड में रहती है। उन्हें छुप कर रहना पड़ता है, अज्ञातवास में रहना पड़ता है, और वो लड़की अपनी ही भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है, कोई उसे समझने वाला नहीं होता है। तो वो अज्ञातवास के दौरान उसने अपनी एक डायरी में कुछ लिखा, तो वही डायरी किस नाम से प्रसिद्ध हुई, एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक उस लड़की का नाम था और वो लड़की एक यहूदी लड़की थी। नाजी उन पर अत्याचार कर रहे थे, इन्हीं का वर्णन इस डायरी में किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं एन फ्रैंक की डायरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर आप बात करें तो काफ़ी कुछ डायरियाँ लिखी गई हैं, बहुत सारी डायरियाँ लिखी गई हैं। बहुत सारी जो गद्यात्मक रचनाएं हैं वो भी इस तरीके से लिखी गई कि वो डायरी के रूप में लिखी गई, लेकिन उन्हें डायरी नहीं कह सकते। कुछ रचनाएं हैं जिन्हें हम डायरी कह सकते हैं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की है पैरों में पंख बांध कर। तो ये याद कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर में जो कुछ भी दिया हुआ है एचपीएससी वहीं से प्रश्न उठाती है। राहुल सांकृत्यायन की है रूस में 25 मास, तो ये भी राहुल सांकृत्यायन की डायरी है। सेठ गोविंद दास सुदूर दक्षिण पूर्व, आप इन्हें कैसे याद करेंगे, राम वृक्ष, वृक्ष का नाम सुनते ही पैरों में पंख बांधकर कौन उड़ती है, ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, ये चिड़िया। तो वृक्ष का नाम आते ही पैरों में पंख बांध कर तो कौन उड़ती है, चिड़िया। इस तरीके से ट्रिक से आप इसे याद बनाकर छोड़ दें। और राहुल जी जो हैं 25 साल तक कहाँ रहे, रूस में रहे। सेठ गोविंद दास, अब जो सेठ होते हैं जिसे हम बनिए कहते हैं, ये सुदूर दक्षिण पूर्व, मतलब ये पूरी देश दुनिया में अपना व्यापार करते हुए घूमते रहते हैं। मैंने यही ट्रिक अपनाई थी और मैं कभी भी इन रचनाओं को भूलती नहीं हूँ। कर्नल सज्जन सिंह इनकी एक डायरी थी और डायरी का नाम है लद्दाख यात्रा की डायरी। तो आपको पता है कि जो जर्नल कर्नल आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी ड्यूटी लद्दाख में लगती है, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार आक्रमण होते रहते हैं। इस तरीके से आप ये ट्रिक से, मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ, आप ये मत समझना कि मैम ने ये कहाँ से बता दिया। तो कर्नल सज्जन सिंह की डायरी का नाम है लद्दाख यात्रा की डायरी। सेठ गोविंद दास की है सुदूर दक्षिण पूर्व। राहुल सांकृत्यायन है रूस में 25 मास। रामवृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 1942 से 44 जो यहूदियों और नाजियों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसके ऊपर एक डायरी लिखी थी एन फ्रैंक ने, और डायरी का नाम था एन फ्रैंक की डायरी। और गैल हैमिल्टन ने डायरी के बारे में क्या कहा है ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो एक बार फिर से मैंने ये सारे रिवाइज कर दिए हैं। उसके बाद रघुवंश की डायरी आती है हरी घाटी, ध्यान से याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। गजानन माधव की डायरी का नाम है एक साहित्यिक की डायरी। इम्पोर्टेंट है ये चीज़, जरूर याद रख लेना इसे कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी जो है उनका हिंदी साहित्य में काफ़ी नाम है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। गजानन माधव एक साहित्यिक की डायरी। आई होप आप समझ भी रहे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है कैसा लगा। उसके बाद आता है कि डायरी होती क्या है। अब डायरी में और जो अन्य गद्यात्मक रचनाएं जो डायरी के रूप में लिखी जाती हैं, जो निबंध कहानी के रूप में लिखी जाती हैं, क्या हम उन्हें डायरी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो अभी थोड़ी सी इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। गजानन डायरी उपन्यास आदि की तरह कोई विधा नहीं है। देखो जैसे कि हिंदी में अनेक विधाएं हैं, विधाएं को आप ध्यान से समझ रहे इस शब्द को, क्योंकि जो हिंदी की विद्यार्थी हैं तो उन्हें इस विधा शब्द का अच्छे से पता होना चाहिए। हिंदी में अनेक विधाएं हैं, जैसे डायरी, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, ये सभी आत्मकथा, संस्मरण, ये सब क्या कहलाती हैं, हिंदी की विधाएं कहलाती हैं। तो ऐसे कहते हैं कि डायरी जो है उपन्यास आदि की तरह कोई विधा नहीं है।
निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। कह रहा कि निबंध, कहानी, उपन्यास जो है ना वो तो डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होता है, वह डायरी नहीं होती है। यही बात मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रही थी। डायरी होती क्या है? डायरी वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। जैसे कि उसमें अभी एन फ्रैंक के डायरी का अगर हम उदाहरण लें तो उसमें क्या था, नितांत निजी स्तर पर। अब एन फ्रैंक के साथ जो घटित हुआ उसके व्यक्तिगत स्तर पर वो उसने उसमें वर्णन किया, इसलिए उसे डायरी कहा। घटित घटनाओं, उसके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही थी उनका वर्णन किया। तत्संबंधी बौद्धिक, बौद्धिक मतलब उसके दिमाग, उसकी बुद्धि से संबंधित। भावनाएं मतलब उसके इमोशन से संबंधित। प्रतिक्रियाओं का जो लेखा जोखा है उसे हम डायरी कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि डायरी वह कला है या वह विधा है या वह रचना है जो किसी लेखक के द्वारा बिल्कुल निजी स्तर पर घटित घटनाओं, उसके बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। सन 1947 में डच में लिखी एन की डायरी। अब देखो जो युद्ध तो हुआ था वो तो 1942 से 44 तक हुआ था, लेकिन एन फ्रैंक जो थी युद्ध के अंतिम दिनों में वह अज्ञातवास के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उसकी डायरी हाथ लगती है तो उसके पिताजी जो हैं उस डायरी को प्रकाशित करवाते हैं और वह डायरी 1947 में प्रकाशित होती है। किस नाम से? एन के द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से इस डायरी का प्रकाशन करवाते हैं उनके पिताजी। डच में लिखी, ये भी ध्यान रखना कि जो एन फ्रैंक की डायरी है वह डच भाषा में लिखी, लेकिन बाद में कई लैंग्वेज में, कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो 1947 में डच में लिखी एन की डायरी, एन उसकी लेखिका है, एन फ्रैंक उसका पूरा नाम है, और किस नाम से प्रकाशित हुई? द डायरी ऑफ द यंग गर्ल नाम से ये डायरी प्रकाशित हुई। तो आपको पेपर में इस डायरी का नाम देकर पूछ सकते हैं कि ये डायरी किसकी है। तो ये डायरी एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई है और डच भाषा में लिखी गई, और 1947 में इसका प्रकाशन हुआ। और 1942 के 42 से 44 के बीच में जो नाजी और यहूदियों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी घटनाओं का वर्णन इसमें है। डायरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि डायरी शब्द आया कहाँ से? तो मूलतः अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डैरियम से हुआ। यानी कि ये जो शब्द है, डैरियम शब्द है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, और लैटिन भाषा के डैरियम शब्द से ही इंग्लिश में शब्द आया डायरी। ठीक है, ये और डायरी जो शब्द है ये अंग्रेजी का है, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के डैरियम शब्द से हुई है। नेक्स्ट आगे बात आती है लालचंद गुप्त मंगल। अब ये शॉर्ट नोट हैं, शॉर्ट तरीके से ही आपको पढ़ते हुए चलना है, और जो इम्पोर्टेंट बातें थी वही यहाँ पर नोट की गई हैं। लालचंद गुप्त मंगल डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तात्कालिक तथा अनियमित प्रतिक्रिया है। अब देखो अनेक विद्वानों के अपने अलग अलग मत है डायरी के संबंध में। लालचंद गुप्त क्या कहते हैं कि डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तात्कालिक मतलब उस समय की, तथा अनियमित प्रतिक्रिया, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। जैसे कि हम कोई रचनाएं लिखते हैं उसमें हम अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे व्याकरणिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, और काफ़ी बातों का हम भाषा शैली के दृष्टिकोण से काफ़ी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन डायरी के लिए किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं होती है। जो भी लेखक है जो अपने व्यक्तिगत विचारों को किसी पृष्ठ में लिख रहा है तो उसके लिए हमें किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं होती। डायरी के प्रमुख तत्व, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 10 नंबर का अगर आपके सब्जेक्टिव में पेपर क्वेश्चन बनता है तो भी आप इन तत्वों को लिखकर, डायरी की परिभाषा लिखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो डायरी के कुछ प्रमुख तत्व है कलात्मक तटस्था मतलब एक जगह पर स्थिर रहना,
पाठक की परिकल्पना से दूरी, मतलब इसमें पाठक जो है सोच सोच कर या कल्पना करके नहीं लिखता, उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसे ही वह उसमें लिखता चला जाता है और अंत उसे नहीं पता होता कि ये जो तुम रचनाएं अब लिख रहे हो या डायरी जो आप लिख रहे हो ये बाद में प्रसिद्ध होगी, उस समय नहीं पता होता। जीवंत दर्शन होता है इसमें, तात्कालिक प्रतिक्रिया उस समय की तत्कालीन समय से जुड़ी हुई होती है, परिवेश अंकन होता है। अब देखो इस पॉइंट से आप समझना कि जो कोई भी डायरी होती है वो भी किसी शून्य में नहीं लिखी जाती। जो लेखक है उसके दाएं बाएं कोई वातावरण है, कोई परिवेश है, कोई घटनाएं घटित हो रही हैं। अब जैसे कि मैं ये वीडियो जहाँ पर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ मेरे आसपास का माहौल है, चिड़िया चहक रही हैं, गाँव में हूँ, तो हर जगह का अपना एक परिवेश होता है। उसी प्रकार से डायरी जहाँ पर भी लिखता है तो उस परिवेश का वर्णन उस डायरी के अंदर आना स्वाभाविक है। आत्म स्वीकृति होती है और सत्यता एवं ईमानदारी, तो ये कुछ तत्व हैं जो डायरी के तत्व होते हैं। उसके बाद इधर देख लेती हूँ छोटा सा मैंने क्या लिख रहा है। इल्या इहर्नबुर्ग, लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़, मतलब ये एक ऐसे शब्द हैं जो इसके द्वारा दिए गए हैं। इसे आप लिखें तो लिख लें, एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लें, इतना कुछ तो नहीं पूछा जाता है। इहर्नबर्ग, इल्या इहर्नबर्ग कोई व्यक्ति है और वो डायरी के बारे में क्या कहता है कि यह 1 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। मतलब इन्होंने एन फ्रैंक की डायरी में कुछ कहा था कि 1 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, ये उसके संदर्भ में मैंने कुछ यहाँ पर नोट कर रखा है। तो नोट्स जो है ना इसी प्रकार से अपने खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वही समझ में आते हैं। तो अध्याय नंबर 9 हमारा ख़त्म हो चुका है। अध्याय नंबर 10 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत ही जल्दी मैं 5-4 दिन में इन सभी 16 के 16 अध्याय को समाप्त करवा दूंगी। इसके अलावा जो भी HPSC PGT हिंदी के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर HPSC PGT हिंदी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की। वहाँ पर NCERT का भी सारा सब कुछ जो मैंने पढ़ाया हुआ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी मैंने पढ़ा रखे थे या जो मैंने अपने लिए पढ़े थे और साथ साथ यहाँ पर भी पढ़ाए थे वो सभी मैंने एक ही जगह पर संग्रहित कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। और साथ ही मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और फिर वहाँ टेलीग्राम को मेरे चैनल को सर्च करें, सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर पर डे की वीडियो मैं शेयर करती हूँ, जो भी मैं यूट्यूब पर डालती हूँ, तो वहाँ से आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।